बच्चों जय श्री कृष्णा। इसके पहले के क्लास में अपन ने परागकोश की संरचना पढ़ी थी। परागकोश की संरचना में अपन ने परागकोश की भित्ति के बारे में बात की थी, जो कि 4 परतों से मिलकर बनी हुई थी। बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य परतें और टेपिटम। उसमें टेपिटम इंपॉर्टेंट था, जिसकी बात करी थी अपन ने। अमीबी और ग्रंथिल 2 प्रकार का होता है और पोषण का काम करता है। आज हम जो है उस परागकोश के स्फुटन की बात करते हैं कि परागकोश स्फुटन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन परागकोश स्फुटन। तो परागकोश स्फुटन किसे कहेंगे अपन, इसके लिए मैं कहता हूं कि परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया को, यानी परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। परागकोश स्फुटन कहते हैं। अब जब परागकोश का स्फुटन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में परागकण मुक्त हो जाएंगे। परागकोश स्फुटन कैसे होता है, उसका डायग्राम के मेथड पे देखते हैं अपन, इस प्रकार से फटता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है इसमें, तो देखते हैं अपन। मैं एक आपको फटा हुआ परागकोश का चित्र बना के बता रहा हूँ, किस प्रकार से फटा हुआ परागकोश आपको दिखाई देता है। ये एक फटा हुआ परागकोश है, ये इसकी परतें हैं। इस प्रकार से सारे में भरा हुआ है। इस प्रकार से कोशिकाएं परतों के रूप में लगी हुई, ठीक है। उदाहरण करें इसको। अब देखिए इसमें ये यहाँ पर परागपुट थे, 2 पालियां होती है, प्रत्येक पाले में 2 परागपुट यानी लघु बीजाणुधन होती है। तो दोनों लघु बीजाणुधन है जो है आपस में मिली हुई है, ये इसमें परागकण है। ये सारे परागकण है। डायग्राम को पूरा फिलअप कर लिया जाता है, यहाँ पर तो केवल देखना है बस। तो देखो ये तो है परागकण, ठीक है। ये है इसकी परागकण की एक तो बाह्य त्वचा और एक है इसकी अंतस्थिसियम। यहाँ पर है श्रवण उत्तक, कनेक्टिव, यहीं से जुड़ा होता है, श्रवण उत्तक कहते हैं। और इसकी फटी हुई जगह है स्टोमियम। तो ये परिपक्व परागकोश का फटा हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं। ये चेम्बर्स हैं इसके, पराग प्रकोष्ठ भी कह सकते हो आप इनको, पराग प्रकोष्ठ, चेम्बर्स। अब ये कैसे फटता है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। होता क्या है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टेपिटम जो कि पोषण का काम करता है वो लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साथ ही जो मध्य स्तर की 1 से 3 लेयर होती है, सबसे बाहर क्या था, परागकोश की भित्ति के बाह्य त्वचा, फिर क्या थी अंतस्थिसियम, फिर क्या था मध्य परतें, और फिर क्या था टेपिटम। तो ये टेपिटम तो पोषण में फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद बचती है मध्य परतें, तो मध्य परतें भी धीरे धीरे जो है ये भी समाप्त हो जाती है। तो केवल परागकोश के ऊपर फटते समय परागकोश के ऊपर केवल 2 भित्तियां बची रह जाती है, 2 लेयर बची रहती है, एक तो बाह्य और एक अंतस्थिसियम। एक तो बाह्य त्वचा, एक अंतस्थिसियम बची रह जाती है। अब हमने पढ़ा था कि जो अंतस्थिसियम होती है इसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, जो इनकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर जमा होता है यू आकार में, ठीक है। और उसके कारण इस अंतस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है परत की, उनकी प्रकृति कैसी होती है, आर्द्रताग्राही। लेकिन जैसे शुष्कता आती है
परागकोश के परिपक्व होने पर जैसे इसमें शुष्कता आती है, वैसे ही इनमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। और तनाव और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण ये जो अंतःस्थिशियम स्तर है, इसकी कोशिकाओं में सिकुड़न उत्पन्न होती है और अंदर की ओर धंस जाती है। इस प्रकार से ये जो भित्ति फट जाती है और फटने से परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो ये घटना परागकोश का स्फुटन कहलाती है, यानी परिपक्व परागकोश का फटना ही पराग स्फुटन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन आगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये कि परागकोश स्फुटन किसे कहेंगे, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। और इसके अंदर सबसे मुख्य रोल किसका होता है, अंतःस्थिशियम का, क्योंकि यही आर्द्रताग्राही होती है। यही शुष्कता आने पर क्या होती है, तनाव और खिंचाव उत्पन्न करने से परागकोश की भित्तियां टूट जाती है और ये परागकण मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, उस समय देख लो आप, दोनों परागपुट की जो भित्तियां, जो चेम्बर्स का जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वो भी टूट चुकी होती है। दोनों परागपुट बीजाणुदान, लघु बीजाणुदान या एक हो जाती है। अब बात करते हैं अपन, परागकोश स्फुटन जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से प्रकार से परागकोश का स्फुटन हो सकता है। तो परागकोश स्फुटन 4 प्रकार से हो सकता है। परागकोश का स्फुटन यानी परागकोश का फटना 4 प्रकार से हो सकता है। किस किस प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 यहाँ देखते हैं, परागकोश स्फुटन के प्रकार कौन कौन से प्रकार से हो सकता है। तो नंबर 1 देखते हैं अपन, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ परागकोश स्फुटन एक तो ये होता है। दूसरा होता है लंबवत, लंबवत परागकोश स्फुटन। तीसरा होता है छिद्रित परागकोश स्फुटन। और चौथा होता है कपाटीय परागकोश स्फुटन। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परागकोश कैसे फटा, वो हमने घटना देखी थी इसके पहले डायग्राम के साथ। अब परागकोश जो है 4 प्रकार से फट सकता है। परागकोश फटने पे क्या बाहर आएंगे, परागकण। अभी 4 प्रकार से कैसे कैसे फट सकता है। एक तो होता है अनुप्रस्थ परागकोश स्फुटन, यानी कि परागकोश की अक्ष के कैसे सापेक्ष है, अनुप्रस्थ लंबवत। इस प्रकार से परागकोश है तो उसके इस प्रकार से फटे, ऊपर से पड़ जाए और परागकण बिगड़ जाए। तो अनुप्रस्थ परागकोश स्फुटन जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स हो सकता है तुलसी में। तुलसी में अनुप्रस्थ परागकोश स्फुटन आपको देखने को मिलेगा। अगर परागकोश अनुप्रस्थ में फटे और किस प्रकार से, सीधा परागकोश के लंबवत यानी सीधी धारियों के रूप में परागकोश फटता हो, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा लंबवत परागकोश स्फुटन। और इसमें आ जाएगा आपका एक तो कपास, कपास में लंबवत होता है धतूरा, धतूरा कपास यानी गोसिपियम। कपास और धतूरे में लंबवत परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश लंबवत रूप में फटता है। एक होता है छिद्रित। छिद्रित जो परागकोश स्फुटन होता है, इसमें क्या होता है, परागकोश के शीर्ष पर 1 या 2 3 छिद्र हो जाते हैं, उन छिद्रों से परागकण बाहर की तरफ निकलते हैं। तो छिद्रित में आपका हो जाएगा उदाहरण मकोई का। मकोई के अंदर छिद्रित परागकोश स्फुटन होता है। और लास्ट है आपका कपाटीय परागकोश स्फुटन, यानी कि कपाट के रूप में परागकोश कपाटों के रूप में खुल जाता है। और इसका उदाहरण हो सकता है आपका बारबेरी, बारबेरी। तो देखा बच्चों आपने कि परागकोश स्फुटन क्या है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी अपन ने, क्यों फटता है, कौन सी भित्ति उसके लिए या कौन सी परत एंडोथीसियम जो उसकी जिम्मेदार थी। और उसके बाद परागकोश स्फुटन कितने प्रकार का हो सकता है, 4 प्रकार का, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रीय और कपाटीय। और इनकी एग्जांपल्स भी अपन ने देखे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, इसी टॉपिक के अंदर लेके चलते हैं कि एक परागकण की संरचना कैसी हो। परागकण संरचना का, जब परागकोश से परागकण मुक्त हो गए हैं तो अब हमें अध्ययन करना है परागकण की संरचना का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परागकण की संरचना। परागकण कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी कौन है, परागपुट। परागपुट किसमें थे, परागकोश में। तो अब अपन बात करेंगे परागकण संरचना। परागकण की संरचना आपने देखा होगा कि परागकण कैसे होते हैं, दानों के रूप में गोल पीले पीले से दिखाई देते हैं। जब परागकोश फटता है तो ये
बाहर निकले हुए उगते हुए नजर आते हैं अपन कितनी बार। तो इस परागकोश की परागकण की संरचना का अध्ययन करें अपन, तो पराग जो कण है ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था है। परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था या कोशिका है। लिख देता हूं मैं, परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था या प्रथम कोशिका है। ये हुई बात परागकण के लिए। नर युग्मकोद्भिद यानी युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है उसकी ये प्रथम अवस्था या प्रथम कोशिका। परागकण होते कैसे हैं, देखो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय रहेंगी परागकण, एक ही कोशिका होती है। इसके अलावा एक केंद्रीय रहेंगे और अगुणित रहेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनते ही एक कोशिकीय हैं, अगुणित है, एक केंद्रीय होता है, केंद्रक भी इनके अंदर एक ही होता है। तो ये परागकण की बेसिक जो है जानकारी कि परागकण की संरचना, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था या प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था या प्रथम कोशिका है। ये एक कोशिकीय होते हैं, अगुणित होते हैं और एक केंद्रीय होते हैं, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से परागकणों का निर्माण होता है। अब बात करें परागकण की संरचना कैसी होगी, पहले डायग्राम बनाते हैं अपन इसका और उसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका अपन अध्ययन करते हैं किस प्रकार से। देखो परागकण के ऊपर दो चोल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ये बाह्य चोल, जनन छिद्र हैं, जर्मिनल पोर्स, दो तीन के अलग अलग होते हैं और बीजों में ये। इसके बाद में इसके ऊपर इस प्रकार से अलंकरण, बाह्य चोल के ऊपर अलंकरण होता है जो धारीदार हो सकता है, कांटेदार हो सकता है, जालिकावत हो सकता है। इनका काम क्या होता है, सुरक्षा भी होता है, चिपकना भी होता है कीटों वगैरह के, और ये बाह्य त्वचा के ऊपर है, बाह्य चोल के ऊपर। इसके बाद आता है अंतःचोल, इंटाइन। ये इंटाइन है यानी अंतःचोल है, और इस अंतःचोल के अंदर बड़ी सारी सी एक रिक्तिका है, और ये यहाँ पर केंद्र है। ये पूरा इसका कोशिका धुंध भरा हुआ है। तो अपन देखते हैं कि ये जो है इसका ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल जिसे अपन एक्साइन भी कहते हैं। इसके बाद ये जो अंदर आ रहा है यहाँ पर, ये इसका अंतःचोल है जिसको अपन एंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य चोल एक्साइन और अंतःचोल एंटाइन। इसके बाद बात करते हैं अपन, तो इस जगह पर जनन छिद्र है, जनन छिद्र जिनको अपन जर्मिनल पोर्स भी बोलते हैं, जर्म पोर। इसके बाद देखें अपन, तो यहां पर ये इसका केंद्रक है, केंद्रक ये है इसकी रिक्तिका, और ये है बाह्य अलंकरण जो धारीदार, कांटेदार, जालिकावत हो सकते हैं। अब इसकी संरचना का वर्णन करते हैं अपन कि एक परागकण की संरचना कैसी होगी। ये तो डायग्राम हुआ इसका।
अब संरचना को सुनो आप। परागकण नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका या प्रथम अवस्था है। एक परिपक्व परागकण आकार में प्राय गोलाकार होता है। इसके ऊपर दो लेयर है। बाहरी लेयर को बाह्य त्वचा या बाह्य चोल एक्साइन और आंतरिक को अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल जो होता है मोटा होता है, खुरदरा होता है और ये इसकी सुरक्षा भी देता है, सख्त होता है, हार्ड होता है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है स्पोरोपोलोनिन, जो कि केराटिनोइड्स का बहुलक है। केराटिनोइड्स का आक्सीकारक बहुलक है। कौन? स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन। ये बात पहले भी अपनी हुई थी, की थी अपन ने बात कि वशीय प्रकृति की जो गोलाकार संरचनाएं होती है टेपिटम में, यूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय, टेपिटम में वशीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं प्रोयूबिस्काय थी और इस प्रोयूबिस्काय के ऊपर कौन जम जाता है? स्पोरोपोलोनिन जम जाता है, तो ये बदल जाती है यूबिस्काय में। और ये यूबिस्काय होती है जो पराग जो कण होता है उसके बाह्य चोल के निर्माण में भाग लेता है। ये स्पोरोपोलोनिन ही होता है जो कि केराटिनोइड का आक्सीकारक बहुलक भी है। ये इसको जीवाश्म प्रकृति देता है, भौतिक और जैविक अपघटनों से इसको बचाता है। किसको? परागकण को। तो ये वही बात हुई अपनी बाह्य चोल की। बाह्य चोल के ऊपर अलंकरण टाइप संरचनाएं पाई जाती है जो धारीदार हो सकती है, कांटेदार होती है, जालीकावत भी हो सकती है। उसके बाद बात करें अपना अंतःचोल की। ये अंतःचोल इंटाइन। ये इंटाइन जो होता है ये एकल परत होती है, पतली सी परत होती है जो पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। कौन? अंतःचोल। और ये बाह्य चोल के अंदर की ओर होती है। अच्छा, यहीं पर देखिए आप, इसके अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ है और बड़ी सी रिक्तिका और एक केंद्रक होता है। आवर्त बीजी पात्रों में 2 से 3 जनन छिद्र भी पाए जाते हैं। जनन छिद्रों से क्या होती है? जनन नलिका। जनन नलिका यानी पराग नलिका। जब परागकण अंकुरित होगा तो जो जनन नलिका और पराग नलिका जो आगे बढ़ती है वो इन जनन छिद्रों से ही बाहर आती है। तो ये थी परागकण की संरचना। अब परागकण की संरचना के बाद बात करते हैं अपन पोलन कीट की। बात करते हैं पोलन कीट पे कुछ बात। पोलन कीट क्या होता है? पोलन कीट, ये पोलन कीट क्या है? देखिए पोलन कीट क्या है? टेपिटम की कोशिकाएं से संश्लेषित होने वाला एक तेलीय परत है। ये जो टेपिटम है उसकी कोशिकाओं से संश्लेषित होने वाली तेलीय पदार्थ है ये, जो परत के रूप में इस बाह्य चोल के ऊपर स्थित होता है। ये इसको परागकण को रंग देता है, गंध देता है और पराबैंगनी किरणों से बचाने में भी इसकी सहायता करता है। इसके अलावा और भी बात करें अगर इसकी अपन किसकी? पोलन कीट की, तो ये पराबैंगनी किरणों से भी रक्षा करता है। कीट पतंगों को भी अपने गंध के कारण और रंग के कारण आकर्षित करता है। तो पोलन कीट क्या है? टेपिटम द्वारा संश्लेषित एक तेलीय परत है जो बाह्य चोल के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं पराग एलर्जी। इसी के टॉपिक्स हैं पराग एलर्जी। क्या होती है पराग एलर्जी? क्या होता है कि परागकण की बाह्य चोल उस पर जो टेपिटम है और नर युग्मोद्भिद है उससे उत्पन्न होने वाला प्रोटीन है ये। कौन? पराग एलर्जी कैसे होती है? पराग एलर्जी एक तो टेपिटम और एक नर युग्मोद्भिद से स्रावित प्रोटीन पदार्थ, यानी मैं टेपिटम बोलता हूं, टेपिटम से स्रावित प्रोटीन पदार्थ है ये। तो ये पदार्थ क्या होता है कि बाह्य चोल की गुहिकाओं में आ जाता है, भरा होता है। अब जब आर्द्रता मिलती है, परागकण को नमी मिलती है, तो ये प्रोटीन पदार्थ इन बाह्य चोल की गुहिकाओं से बाहर आ जाता है और वातावरण में स्प्रेड हो जाता है, वातावरण में फैल जाता है, जिसके कारण मनुष्य में कई प्रकार के एलर्जिक रोग जैसे कि ज्वर आना है और भी छींक आना है, मितली आना है, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसे बोलते हैं अपन पराग एलर्जी। तो पराग एलर्जी का कारण क्या है कि बाह्य चोल में टेपिटम से स्रावित प्रोटीन पदार्थ जो नमी के कारण बाहर आकर वातावरण में फैल जाता है और जिसके कारण पराग एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि ज्वर वगैरह भी आ सकता है, फीवर वगैरह हो सकता है। ये बात भी खत्म होती है। अब बात करें पराग उत्पाद की। पराग उत्पाद क्या होता है कि वर्तमान समय में पोषणता की, भोजन में पोषणता की कमी को देखते हुए इस
परागकण से पराग गोलियां, पराग उत्पाद। भोजन में पोषणता की कमी की पूर्ति करने के लिए वर्तमान में क्या बनाई जा रही है? पराग गोलियां बनाई जा रही है। एक सिरप बनाया जा रहा है, पराग सिरप, पराग गोलियां और पराग सिरप बनाया जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये शक्तिवर्धक होते हैं, ये कार्य दक्षता को बढ़ाते हैं। तो पाश्चात्य देशों में जो धावक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको पराग गोलियां और पराग सिरप दिया जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि हो जाती है। ये कहीं ना कहीं पोषण की पूर्ति करता है। ये बात होगी। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लघु युग्मक जनन। देखिए, परागकण की सेशन अपन ने पूरी की। अब अपन बात करते हैं लघु युग्मक जनन। इट मीन्स नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। लघु युग्मक जनन टॉपिक है अपना, लघु युग्मक जनन। माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये कि परागकण से पूर्व या परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया। परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लघु युग्मक। आप जानते हैं लघु बीजाणु, इसको ये समझे आप, लघु बीजाणु यानी कि परागकण। इस लघु बीजाणु से क्या बने? युग्मक। क्या बने? ये युग्मक, यानी परागकण से क्या निर्माण हो? युग्मक। तो यहां दिया है कि परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मक यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन लघु युग्मक जनन कहेंगे। अब ये कैसे होता है सुनिएगा इसको। क्या होता है कि परागकण जब परिपक्व हो जाता है तो धीरे धीरे परागण की क्रिया, फट गया परागकोश, बाहर हो गए परागकण, गोलाकार हो गए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि परागकण परागण की क्रिया में वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र तक पहुंच कर वर्तिकाग्र पर यह अंकुरित होता है। इसी बीच में क्या होता है कि अंकुरण के समय आवत बीजों में ऐसा कहते हैं कि युग्मक जनन की क्रिया पराग नलिका में होती है, और कोषों में परागकण का जो परागण होता है, यानी परागकोश से निकला हुआ जो परागकण होता है वो जनरली दो कोशिकीय होता है। दो कोशिकीय के रूप में ये परागण हो जाता है, यानी कि परागकोश से स्फटित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये अंकुरण होता है तो क्या परिवर्तन होता है परागकण के अंदर कि परागकण का जो छिद्र होता है वो गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक इसका सुस्पष्ट हो जाता है, आकार में इसके में वृद्धि होने लगती है। ये अंतर किस में आ रहा है? एक परागकण में। पराग स्फुटन के बाद परागकण में होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के बाद में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, यानी युग्मक बनते हैं। तो युग्मक कब बनते हैं? परागकण के अंकुरण के बाद। अंकुरण कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पर। तो क्या अंतर होगा कि परागकण का जो द्विध्रुव वो गाढ़ा हो जाएगा, केंद्र सुस्पष्ट हो जाएगा, आकार में परागकण के में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा सब कुछ होने के बाद में इस परागकण के अंदर जो केंद्र था, जो अपने केंद्र देखा था यहाँ पर परागकण की संरचना में, उस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ अर्धसूत्री नहीं होगा क्योंकि परागकण ऑलरेडी अगुणित है। परागकण ऑलरेडी अगुणित है, एन गुणित है, तो इसमें कैसा विभाजन होगा? समसूत्री। तो परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो कोशिकाएं। क्या होता है लघु युग्मक जनन में? परागकण केंद्रक में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। अब इस समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं, दो केंद्रक बनते हैं। एक तो बनता है कायिक कोशिका केंद्र और एक बनता है जनन कोशिका केंद्र। अब कायिक कोशिका केंद्र के चारों ओर लेयर झिल्ली आ जाती है, जिसमें जाती है कायिक कोशिका। एक तो बन जाएगी कायिक कोशिका और एक बन जाएगी जनन कोशिका। ये दो कोशिकाएं बन जाती है, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। अब मैं आपको कायिक कोशिका के बारे में बताऊं। कायिक कोशिका का अगर अपन बात करें तो कायिक कोशिका का जो केंद्र होगा वो बड़ा होगा, गोलाकार होगा। अच्छा, इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होगी जनन कोशिका की अपेक्षा। कारण है उसका क्योंकि कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य भी ज्यादा होता है। देखिए, इस कायिक कोशिका और जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा
दोनों में बराबर होगी। लेकिन कायिक कोशिका में क्या ज्यादा होगा, जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा, तो इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें आरएनए की मात्रा कम होती है। ये तो बात हुई कायिक कोशिका की। अच्छा, इसके बाद बात करें प्रोटीन अधिक होगा किसमें, कायिक कोशिका में। प्रोटीन अधिक, आरएनए अधिक, कारण तो ये कोशिका द्रव्य अधिक है, जबकि इसमें डीएनए दोनों बराबर है। इसमें क्या जीव द्रव्य कम होता है, जीव द्रव्य कम होने से आरएनए और प्रोटीन की मात्राएं कम होती है। अब बात करें अपन जनन कोशिका की, तो जनन कोशिका जो है ये आकार में प्रारंभ में कैसी होती है, मसूराकार यानी लेंटिकुलर शेप में होती है प्रारंभ में ही, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, गोल आकार में चली जाती है और गोल आकार से फिर ये कर्मी रूपी आकार में चली जाती है। कर्मी रूपी आकार क्या होता है, कर्मी के समान एक लंबा लंबा सा आकार बन जाता है इसका जनन कोशिका से। तो जनन कोशिका का ये आकार बनने से क्या फायदा होता है कि जो पराग नलिका होती है उस पराग नलिका में ये इजीली आगे की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि पराग नलिका को कहाँ जाना होता है, बीजांड में। तो देखिए ये जो परागकण अंकुरित होता है, ये परागकण, ये आपका परागकण। अब परागकण जब अंकुरित होता है तो अंकुरण समय इसमें दो कोशिकाएं बनती है, एक तो कायिक कोशिका बन जाती है बड़ी सी, एक छोटी जनन कोशिका बन जाती है। और ये है इसकी एंडोथीसियम आंतरिक पर। तो अब जब इस यहाँ पर क्या होता है, जनन छिद्र होता है, इस जनन छिद्र से क्या बनती है, जनन नलिका। और जनन नलिका किससे बनती है, अंतःस्थिसियम से, जो पराग कण की आंतरिक परत है, बाह्य चोल के अंदर जो अंतःचोल है ना, उस अंतःचोल से यहाँ से ये जनन नलिका बन जाती है। और इस जनन नलिका में ये जो आपका जनन कोशिका है इसमें भी समसूत्री विभाजन हुआ और दो नरयुग्मक बन जाते हैं। कितने नरयुग्मक, दो नरयुग्मक बन जाते हैं। और एक कायिक कोशिका का केंद्रक होता है जो नलिका केंद्र का काम करता है, तो ये तो नलिका केंद्रक हो जाएगा और ये दोनों के दोनों नरयुग्मक हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लघु युग्मक जनन है, यानी कि परागकण से युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, कि परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन कहेंगे। और लघु युग्मक जनन में क्या होता है कि जो परागकण होता है उसमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, ये वर्तिकाग्र पर जाता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद इस परागकण के जो केंद्र होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका बन जाती है। जनन कोशिका और कायिक कोशिका आकार में बड़ी है, प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है, आरएनए इसमें ज्यादा होता है, कोशिका द्रव्य इसमें ज्यादा होता है, डीएनए दोनों कोशिकाओं में बराबर होता है। इसके बाद जनन कोशिका समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर और इससे दो नरयुग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो एक प्रारूपिक जो नरयुग्मोद्भिद है उसके अंदर दो नरयुग्मक दिखाई देंगे आपको और एक आपको दिखाई देगा नलिका के अंदर, और ये वर्तिका के अंदर आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुंचेगा, बीजांड में तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आज अपन ने जो है परागकोष्ठीय स्फुटन के बारे में बात की, परागकण की संरचना के बारे में बात करी, पराग एलर्जी की बात करी, पोलन कीट की बात करी और लघु युग्मक जनन की बात करी, और इसके बाद में इसके दोनों डायग्राम्स देखे हैं अपन ने। अब एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि आवर्त बीजियों में परागकण दो कोशिकीय की अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आवर्त बीजी पादपों में जो परागकण होता है वो दो कोशिकीय की अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है। दो कोशिकाएं बन चुकी होती है, दो कोशिकाएं कौन कौन सी, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। इसके बाद में ये जाकर के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे मादा युग्मकों के बारे में। ओके।